पहला प्रश्न दोस्तों जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि भौजी कौन बेटा जेठ के लुखरी में भी लिपदा लेके बगीचा से आम झाड़ के ले आनो है। यानी भौजी का कौन बेटा जो होता है वो एकदम भरी दोपहरी में जब लुकहरी चल रहा था उस वक्त भी लिपदा लेके बगीचा जाता है और वहाँ से आम झाड़ के ले आता है। ऑप्शन नंबर ए टुकना, बी मंगरा, सी प्रेम और डी बिहारी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए टुकना। टुकना जो था वो एकदम भरी दोपहरी में भी जाके बगीचा से आम लेके आता है। जोहार दोस्तों, मैं जफर इकबाल आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आशा करियर कैफ़े में। दोस्तों आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी के बारे में बात करने वाले हैं और कहानी जो है वो लिया गया है सोन माटी कहानी संग्रह से, जिसके रचयिता प्रोफेसर विनोद कुमार जी है। उनकी अगली कहानी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे जिसका नाम है अजवायर भौजिक बिड़ायल चेंगा। नाम ही देख लीजिए क्या है दोस्तों, अजवायर भौजिक बिड़ायल चेंगा। अब इस नाम में बहुत कुछ छिपा हुआ है दोस्तों और हम लोग कहानी के हाव भाव को इसके नाम से भी बहुत कुछ समझ सकते हैं दोस्तों। अजवायर भौजी यानी एक ऐसी भौजी भाभी जो कि अजवायर है। अजवायर समझते हैं दोस्तों, अजवायर का मतलब कि खाली समय, ज़्यादा समय जो है सो खाली समय बैठे रहना। काम होने के बावजूद अगर कोई आदमी अगर खाली बैठा रहता है, दिन भर खाली बैठा हुआ रहता है, कोई काम धंधा नहीं करता है, तो हम लोग कहते हैं कि वो अजवायर बैठा हुआ है। तो इस कहानी में एक भौजी है, या हम लोग यूँ कहें कि चूँकि लेखक जो है वो भी इस कहानी के एक पात्र है, तो लेखक की जो भाभी है या भौजी है वो जो है सो ज़्यादातर समय जो है सो खाली बैठी रहती है और इधर उधर के फालतू के कामों में लगी हुई रहती है, जो कि उसको शायद नहीं करना चाहिए, या करना भी चाहिए तो थोड़ा बहुत करना चाहिए। तो उस तरह के कामों में वो ज़्यादा व्यस्त रहती है और दिन भर का समय जो है सो उसमें बिताती है। यानी घर के महत्वपूर्ण जो काम है वो सब तो करना नहीं है और फालतू में बैठा हुआ रहना है और बिना मतलब का इधर उधर का बात करना है, यानी अजवायर बैठा हुआ रहना है। इसलिए यहाँ पर जो लेखक की भाभी है वो एकदम अजवायर है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे अजवायर भौजी। अब अगर भौजी ही अजवायर बैठी हुई है तो उसके बच्चे जो हैं वो कैसे होंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बच्चों के जो सबसे प्राथमिक शिक्षक होते हैं घर में वो माँ बाप होते हैं। पिताजी तो चलिए कि वो कमाने दमाने के लिए बाहर चले जाते हैं, लेकिन घर में जो अगर होता है तो वो कौन होती है, माँ होती है। और अगर माँ ही अजवायर बैठी हुई दिन भर बिना मतलब का कोई काम धाम का, तो फिर वो अपने बच्चों को क्या सिखाएगी, कुछ नहीं सिखाएगी। तो उसके बच्चे कैसे होंगे, यानी उसके बच्चे जो है सो बदमाश होंगे, या अगर हम लोग खोटा में कहें तो बिड़ायल होंगे। इसलिए इस कहानी का नाम प्रोफेसर विनोद कुमार जी ने रखा है अजवायर भौजिक बिड़ायल चेंगा। यानी एक ऐसी भाभी जो कि अजवायर बैठी है तो उसके बच्चे बिड़ायल है, बदमाश हैं। ये इस कहानी का जो है सो मुख्य अर्थ है दोस्तों। इस कहानी के शाब्दिक अर्थ जो है सो ये है। अब इस कहानी को हम लोग शुरुआत करते हैं दोस्तों, उससे पहले 1-2 मिनट में सारांश समझिए, फिर बोर्ड पर लिखे हुए जितने भी जो लाइन है, वाक्य मैंने लिखे हैं इस कहानी से संबंधित, इसको अक्षरशः मैं समझा देता हूं दोस्तों। इस कहानी में जो लेखक की भाभी है वो अजवायर बैठी हुई रहती है, दिन भर जो है सो खाली जो है सो उनको बैठा हुआ रहना है, कुछ काम धंधा नहीं करना है। घर की मालकिन भी है एक तरह से, लेकिन वो किसी को न गिनती है न कुछ नहीं, बस अपना बैठी हुई रहती है और घर का काम वाम करना है नहीं दोस्तों। उनके जो बच्चे हैं कुल मिला के उनके 10 बच्चे हैं। कितने बच्चे? 10 बच्चे, याद रखिएगा इसको। और 10 बच्चों में 8 जो है सो लड़का है और 2 लड़की है। इसको हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, एग्ज़ाम में आ सकता है कि भौजी के कितने बच्चे थे, उनमें लड़के कितने, लड़कियां कितनी हैं।
अब वो जो है सो चूँकि भौजी अजवायर बैठी रहती है, कुछ सिखाना उखाना है नहीं, तो उनके बच्चे जो है सो कभी बकरी चराने के लिए चले जाते हैं, कभी मछली मारने के लिए चले जाते हैं, कोई आम के बगीचा में जाके आम झाड़ रहा होता है। यानी दिन भर के इसी तरह के फालतू क्रियाकलापों में वे लोग लगे रहते हैं। ठीक, भैया जो है, जो यानी कि भौजी के जो हस्बैंड है, वो तो काम करते हैं कचहरी ऑफिस में, जो है सो पेशकार बाबू के पद पर वहाँ पर काम करते हैं, तो दिन भर तो उनका समय वहाँ पर लगा हुआ रहता है। अब क्या होता है कि ना माँ और ना बाप दोनों जो है सो बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं, नतीजा ये होता है कि बच्चे बिगड़ जाते हैं। लेखक जो है इस कहानी में एक प्रमुख पात्र के रूप में, जब वो अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके घर जब लौटते हैं, तब वो देखते हैं कि घर की स्थिति तो बहुत ख़राब है, और वो जो है सो भाभी को डांटते भी है, बच्चों को बुला के जो है सो उनके पढ़ाने का प्रबंध, ट्यूशन का प्रबंध, या फिर लड़की है तो उसे सिलाई कढ़ाई का प्रबंध करवा देते हैं। इस बात को लेकर जो है सो जब वो डांट देते हैं भौजी को, तो भौजी गुस्सा हो जाती है दिन भर के लिए। और भैया जब जो है कचहरी से काम करके आते हैं, तो वो जो है सो वो भी गुस्सा हो जाते हैं, और वो बताते हैं कि आजकल पढ़ाई का क्या महत्व है, अगर बच्चे पढ़ेंगे नहीं लिखेंगे तो फिर कैसे आगे बढ़ेंगे। और वो जो है सो लेखक की विचारधारा पर जो है सो उसको एक तरह से प्रोत्साहित करते हैं, और फिर अंत में कहते हैं कि ठीक है, ये सब बहुत अच्छा बात है, लेकिन थोड़ा सा जाके जो है सो भौजी को मना लो, कहे कि अजवायर बैठल से कोई काम नहीं चलेगा। कुछ इसी तरह की भाव भंगिमाएँ इस कहानी में है दोस्तों। तो हम लोग चलिए शुरुआत करते हैं। कहानी छोटी ज़रूर है, लेकिन रोचक है, महत्वपूर्ण है, छोटे छोटे तथ्यों से भरी हुई है। इसको हम लोग को ध्यान देना है, हमारे सिलेबस में दिया गया है, JSSC के सिलेबस में है, तो हम लोग को इसको पढ़ना है दोस्तों, और ध्यान से पढ़ना है इसको। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। यहाँ पर टह रौद तकरो पर जेठ के लुकहरी, कौन माई के लाल जे घर से बाहर निकलत। गर्मी का मौसम है दोस्तों, और गर्म हवाएं चल रही है, लू के थपेड़े चल रहे हैं, और ऐसे में जो है सो जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो किसकी मजाल कि वो बाहर निकले और कोई काम करे। कोई नहीं करता है उस वक्त, सब जो है सो घर में आराम करते हैं, और जब धूप कम हो जाती है तो फिर वो घर से अपने निकल के लोग अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। तो इसमें किसी की हिम्मत नहीं होती है कि इस तरह से निकले इस धूप में। लेकिन यहाँ देखिए मगुर, हाँ, एक लाल भौजी टुकना जो ये है बेरा आम झाड़ के आम के बगीचा में लिबदा ले ले ठाड़ है। लेकिन हाँ, एक लड़का है, उसका नाम है टुकना। टुकना कौन? तो टुकना भौजी का बेटा है। ठीक है, तो वो जो टुकना है वो इस दोपहरी में, भरी दोपहरी में, जबकि लू के थपेड़े चल रहे हैं, इसमें भी जो है सो वो आम की बगीचा में जाके और लेबदा से, लेबदा जिससे आम झाड़ते हैं, लकड़ी का टुकड़ा, उससे जो है सो आम झाड़ के जो है सो वो घर में आम ले आता है, ले आने का काम करता है इतने गर्मी में भी। उसके बाद देखिए दोस्तों, धैन है माई के ऐसन लाल, यानी धन्य है माँ का ऐसा बेटा जो इस तरह से पूरी गर्मी में, इस भरी दोपहरी में भी ये काम कर रहा है। भौजी किले कहतीन कि लुकहरी में आम बगीचा मत जो। भौजी काहे बोलेगे कि इस लुकहरी में जो है सो वो आम का बगीचा मत जो, भला उनका ये मालूम थोड़े हैं कि लुकहरी की वो है। यहाँ पर देखिए व्यंग्य स्वर में जो है सो लेखक कह रहे हैं कि भौजी को थोड़ा पता है कि लुकहरी क्या होता है, वो तो भेजबे करेंगे अपना बेटा को जो है सो आम लाने के लिए। उनका तो बस आम चाहिए, आम के घमौरी सुन के ककर मुँह में पानी ना आए जतक। और उनको तो सिर्फ कच्चे जो है आम है वो चाहिए। उन कच्चे आम का वो घमौरी बनाएगी। घमौरी जो है सो छोटे छोटे कच्चे आमों का बनाया जाता है, और उसमें नमक मिर्चाई यानी उस चटनी उटनी मिला के खाया जाता है। एक तरह से बहुत स्वादिष्ट होता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। आम के सीजन में ये अक्सरहा जो है सो बनता है। तो उनको बस आम का घमौरी चाहिए और आम चाहिए भौजी को। अब उसके लिए चाहे उसके अपने बेटा को जो है सो भरी दोपहरी में आम लाने के लिए भेजना पड़े, कोई बात नहीं, आराम से वो भेज सकती है। वही यहाँ पर उनका कहना है। फिर भौजी के तो घर भर में एक छतर राज है, ना तो वो दादा के गिने हतीन और ना माया बाबूजी के तिहा से चलो हतीन। और भौजी का जो है सो पूरा घर में तो एक छत्र राज है।
कोई उसको बोलने वाला नहीं है, कोई बोल नहीं सकता, किसकी हिम्मत जो उसको बोल के दिखा दे। ना वो किसी का बात सुनती है, दादा का बात, अपने पति का बात, या फिर घर में जो है सास ससुर का बात, किसी का बात नहीं सुनती है। एक छत्र राज है उसका, तो वो जो चाहेंगी वो करेगी। एक तरह से यही ना हुआ दोस्तों। गोटे 10 गो बाल बच्चा और 2 गो अपने, यानी सीधे दर्जन के हिसाब है वो कठिन। उनके बाल बच्चों के बारे में बताया कि कुल मिला के 10 बच्चे हैं भौजी के, और 10 बच्चे में 10 तो उनके बच्चे हुए और 2 प्राणी जो है सो अपने हुए, पति पत्नी मिला के कितना हुआ 12, यानी सीधा 1 दर्जन का हिसाब है उनके परिवार में जो है सो। वो कठिन मालकिन तो ये हत मगर अजवार बैसल खाए के मोटाई गेलैसन, जैसे डंडी मार सेठ के सेठाइन। और दिन भर उनका कोई काम नहीं है, अजवायर बैठल रहना है, फालतू बैठा रहना है। इस तरह बैठे हुए रहती है जैसे कोई डंडी मार के सेठाइन। डंडी मार के जो सेठाइन होता है, सेठ लोग जो है सो वो कैसे बैठे हुए रहते हैं दिन दिन भर, और जो है कैसे मोटा जाते हैं, उस तरह से भौजी यहाँ पर बैठी रहती है दिन दिन भर। जहाँ जे तक 8 गो बेटा और 2 गो बेटी पसपसाए दिले, घर बुझाए जैसे सुअर के बखोए रहे। और कहीं भी जाते, कोई पार्टी में या कहीं भी आना जाना है, तो वहाँ पर 8 बेटा 2 गो बेटी, यानी 10 आदमी, अपने 2 प्राणी यानी 12। तो इतना आदमी जब एक जगह जाएगा तो उसको बोला कि जहाँ जाता है वहाँ पर 8 गो बेटा 2 गो बेटी पसपसाए जाता है, यानी बढ़ जाता है वहाँ पर एक तरह से, है ना। यानी वो बोलते हैं, उसके बाद बोलते हैं लेखक कि घर तो ऐसा लगता है जैसे कि सुअर के बखोर है। जैसे सुअर के बच्चे कैसे जो है सो बहुत सारे इधर उधर घूमते रहते, उस तरह का जो है सो तुलना यहाँ पर लेखक कर रहे हैं। जखन दादा ड्यूटी से आयतन तखन भौजिक नज़र ऐसा चढ़ जतक जैसे कि वो कोई बांधल मजूरा हो। अब यहाँ पर तो हो गया बच्चों के बारे में। अब दादा का भी सुन लीजिए कि दादा के साथ भौजी का क्या प्रॉब्लम है या क्या चलता है। सो कि दादा जो है जब वो काम करके आते हैं तो काम करके आने के बाद भौजी का जो है सो दिमाग ऐसा चढ़ जाता है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। मतलब पूरा गुस्सा से भरपूर। क्यों भाई गुस्सा से क्यों भरपूर? तो उनको अपनी जो चीज़ें हैं जो मंगानी होती थी, सबसे पहले तो वो वही देखती थी मेरा ये चीज़ आया कि नहीं आया वहाँ पर। यानी दादा को तो वो ऐसा समझ रही थी जैसे कोई बांधल मजदूरा हो। मजूरा का मतलब कि ऐसा मजदूर जो कि बांधा हुआ है, जिसको ये काम दिया गया है, ये करना है तो ये करना है। मतलब एकदम वो अपना इंडिपेंडेंट, अपना कुछ उसका जो है सो सोच नहीं है, कुछ वो अपने से कर नहीं सकता है। इस तरह का है हो गए हैं दादा यहाँ। 4 से 5 बजे तो भौजी के एड़ियक लहर कपार पर चढ़ जाए किले ओकर फरमावल जिनिस ऐसनो पाउडर नाय आर पर कते दिन तक दादा से सीधे मुंह बात ना करो है। 4 से 5 यानी शाम का वक्त होता है तो भौजी का जो है सो वो गुस्सा और भी जो है सो सिर पर चढ़ जाता है। क्यों कि अगर उनका फरमाइश का चीज़ जैसे स्नो पाउडर वगैरह है, ये सब अगर नहीं आया तो पता चला कितने दिनों तक भाभी जो है भौजी वो दादा से बिना मतलब का बात नहीं करती थी। यानी एक तरह से इमोशनली ब्लैकमेल करती थी वो भौजी। आगे देखिए यहाँ पर बाल बच्चा के कुछ चाहिए ना चाहिए पर उनका स्नो पाउडर काजर इतर सेंट क्रीम चाहिए, और ओहो सारी जैकेट बेस सेंट काजर क्रीम लगा के बैन बैठल ऐसा जैसे कोनो सिनेमा की हीरोइन हथिन। अब कहने का मतलब कि बाल बच्चों की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सब चाहिए या ना चाहिए, इससे भौजी को कोई मतलब नहीं है। उसको तो मतलब है कि उसका स्नो पाउडर आना चाहिए, काजल आना चाहिए, सेंट क्रीम यानी जितना भी कॉस्मेटिक चीज़ है वो सब आना चाहिए, और उसको भी एकदम लगा के बन ठन के ऐसे बन जाती है जैसे किसी सिनेमा की हीरोइन हो। यानी एक तरह से भौजी को अपने घर के मुख्य चीज़ों पर कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपनी चीज़ों से मतलब है। आम का घमौरी खाना है, और दादा का जो फरमाइश दादा के पास जो कर रही है स्नो पाउडर काजल क्रीम ये सब को वो सब लगा के बन ठन के जो है सो हीरोइन जैसा इधर उधर रहना है, घूमना है, यही सब करना है उसको। फुल एकदम अजवायर है यहाँ पर भाभी। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है कि बाल बच्चा पर कोनो ध्यान रखे। ओकर बड़ बेटी सुमा सुबह
के मुड़ तो एकदम में खोंदा हो गलक, ढीला लीक से पसपसाई रहे। महीना में 2 बेर कलंक मिटवेल, कभी साबुन तो कभी नहनी मिट्टी से नहा ले। अब यहाँ पर देखिए बाल बच्चों के बारे में, चूंकि भौजी है घर में रहती है, बाल बच्चे तो उन्हीं के जिम्मे हैं, तो बाल बच्चा को तो वो देख नहीं रही है, वो तो सिर्फ अपने पर लगी हुई है, तो बाल बच्चों की ज़िंदगी तो ख़राब होगी। वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि बाल बच्चों की ज़िंदगी एकदम ख़राब होगी। उसकी जो बड़ी बेटी है, बड़ी बेटी का नाम सुमा है, एक जगह कहीं पर सुबह भी लिखा हुआ है, तो सुमा या सुबह जो भी है, ठीक है। तो वहाँ पर जो है सो उसका जो बाल है वो तो एकदम खोंदा हो गया है, जैसे चिड़िया का खोंदा कैसे होता है उस तरह से एकदम गंदे हो गया, पूरा ढीला लीक जू से एकदम पूरा पसपसा गया है। नहाना वहाना भी नहीं है, तो नहाने के लिए कोई बोलेगा कि नहीं नहाता, महीना में 2 बार जो है सो वो नहा लेती है कलंक मिटाने के लिए, कभी साबुन से तो कभी नहनी मिट्टी से। नहनी मिट्टी गांव में जो है सो नहनी मिट्टी से भी लोग नहाते हैं अक्सर, हाँ आज भी बहुत लोग नहाते हैं, तो उससे नहा लेती है कि चलो हम नहा रहे, लेकिन वो बहुत गंदा रह रही है, ठीक है, ये बताने का प्रयास किया है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर देखिए, छोट बेटी गोड़ तो फाइट के चरकुट भई गेल है, और घार तो ऐसा है जैसा कोई गुदरी बाजार हो। छोटी बेटी के बारे में बोलता है कि छोटी बेटी, इस कहानी में उसका नाम कुना है, आगे मिलेगा। तो छोटी बेटी का पैर भी जो है सो वो एकदम फाइट के चाकर हो गया है, चरकुट हो गया है, यानी कि वो जो है सो दिन भर खाली पैर घूमती होगी, इधर उधर काम, जिधर पर उधर खेलने उलने का, तो फट के जो है सो एकदम बराबर हो गया है। यानी कहने का मतलब कि जो भौजी के बाल बच्चे हैं उस पर भौजी का 1% भी ध्यान नहीं है, कौन बच्चा क्या कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। यहाँ तक कि छोड़िए घर का जो बाल बच्चे तो है ही है, घर की जो स्थिति है वो भी एकदम खराब है। यानी घर की स्थिति हो गया गुदड़ी बाजार जैसा। गुदड़ी बाजार कहने का मतलब घर में जो है सो हर सामान अस्त व्यस्त रखा हुआ है, कपड़े इधर है तो झाड़ू इधर फेंका हुआ है, तो चावल उधर गिरा हुआ है, मिसाइल है, इस तरह से, यानी पूरा घर जैसे तैसे अस्त व्यस्त है। यानी कोई भी घुसेगा तो ये बोलेगा कि अरे बाप, इस घर में ना झाड़ू लगता है, ना कुछ है, ना कोई चीज़ जो है सो सही जगह पर है, एकदम गुदड़ी बाजार है। वो यहाँ पर लेखक ने बताने का प्रयास किया कि घर एकदम बिल्कुल गुदड़ी बाजार के जैसा हो गया। एक को लड़का स्कूल नहीं जातीन, हमार गाँव के नजीक बर गाछे छाऊर तर एगो स्कूल है, गांव के ढेरे चेंगा जातीन, मगर भौजी के बाल बच्चा कोई ना है। बोलता है कि बाल बच्चों में कोई भी जो है सो स्कूल नहीं जाता है। हमारे घर के गांव के बगल में जो है सो वो बर गाछ के छाऊर, यानी बर गाछ के छाँव तर जो है सो एक स्कूल है, और गांव के बहुत सारे बच्चे वहाँ पर स्कूल में पढ़ने जाते हैं, लेकिन भौजी का बाल बच्चा कोई भी जो है सो वहाँ पर पढ़ने नहीं जाता है। तो भाई पढ़ने नहीं जाता है तो क्या करता है दिन भर, देखिए यहाँ पर क्या करता है, दिन भर कोई छागर गोरखी जा है तो कोई मछली मारेल। भौजियों कभी ना कहतीन कि स्कूल जो और 4 अक्षर पढ़ ले, भला वो आपने कते पढ़ल है, एकदम ठेपा मार। भाभी जो है सो वो भी अपने बच्चों को ये नहीं कहती कि जाओ जरा सा स्कूल चले जाओ, या स्कूल भेजने का प्रयास करती है कि जाओ वहाँ पर पढ़ लो, 2-4 अक्षर पढ़ लो, यानी थोड़ा शिक्षित हो जाओ, वैसा वो बिल्कुल भी नहीं करती है। बच्चे दिन भर कोई जाके बकरी को चरा रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई मछली मारने के लिए गया, आम का बगीचा में टुकना, तो मैंने पहले ही कह दिया कि वहाँ पर आम का बगीचा में वो झाड़ रहा है, यानी इस तरह के दिन भर के क्रियाकलापों में उनके बच्चे व्यस्त रहते हैं। भाभी को कोई टेंशन नहीं, आराम से वो अपना बैठ के आम का घमौरी खाना है, दिन भर अजवायर बैठल रहना है, फालतू के कामों में व्यस्त रहना है, घर की कोई चिंता नहीं है, यही सब करना है उसको, ठीक है। तो यानी घर एकदम पूरा जो है सो जैसे तैसे हो गया है उसका। यहाँ पर बच्चे बिल्कुल जो है सो बेड़ा गए हैं, कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर लेखक ये बताने का प्रयास कर रहा है। अब आगे देखिए, और वहाँ पर एक चीज़ और बताएं कि भौजी ऐसे भी जो है सो बच्चों को शिक्षित करना क्यों चाहेगी, वो खुद भी तो एकदम अशिक्षित है, बिल्कुल ठेपा मार है। ठेपा मार समझ रहे हैं, है ना, जो पढ़ता लिखता नहीं है, ठेपा वाला काम करता है, कहीं साइन करना बस ठेपा ले दे ठेपा, है ना, वो वाला हिसाब है, तो ठेपा मार है। तो बच्चों की दूर, इसका भी जो है सो चल जाएगा, मेरा चलिए रहा, 3 लोग का भी चल जाएगा। यहाँ आगे देखिए, दादा तो मैट्रिक पढ़ के कचहरी ऑफिस के पेशकार भाई गेल थीन, मगर ओकरा पैसा कमाए से फुर्सत ना है। ओकरो सोचे के चाहिए कि खाट परिवार एगो सुखी परिवार हुए।
अब वो जो है सो अपने भैया के बारे में बात बोलते हैं कि भैया तो मैट्रिक पढ़ के किसी तरह से जो है सो वो कचहरी के जो पेशकार बाबू है वहाँ पर नौकरी कर रहे हैं। मैट्रिक पढ़ लिए तो नौकरी उनका लग गया। तो उनको भी सोचना चाहिए कि बच्चे अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर आगे विकास कैसे होगा। और उनको तो पता होना चाहिए कि अगर घर में बच्चे शिक्षित हो या फिर लोग जो है सो शिक्षित होते हैं तो वो सुखी परिवार होता है, आगे जाके किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उनको सोचना चाहिए, लेकिन उनको तो पैसा कमाने का दिन भर का फुर्सत उसको है नहीं, तो वो भी ध्यान नहीं देते हैं। भैया भी जो है सो ध्यान देने का काम नहीं करते हैं। भाभी तो है ही वैसे अजवायर, है ना। तो यहाँ पर आगे देखिए, ओते बड़ परिवार के नाय तो बेस पिंधावे उड़ावे पारथिन, और दादा के ई ना समझी पर हम कखनो कट देंगे तखन दादा दबरल सियार बन जाए। यहाँ पर बोलता है कि दादा का जो है सो यानी भैया का ना समझी जो है सो ये जो है आम हो गया है कि उनको भी कोई फिक्र नहीं है, ठीक एकदम भाभी की तरह। तो मैं जब भी जो है सो मौका मिलता हूँ तो उनको ये बात बोलता हूँ कि इतना बड़े परिवार है, किसी को ढंग से जो है सो कपड़े लत्ते या फिर जो ज़रूरत के सामान हैं वो सब भी नहीं मिल रहा है। तो जब ये सब बात जो है सो भैया सुनते हैं तो वो तो जानते हैं कि गलती है, कुछ नहीं बोलेंगे। और वो दबरल सियार के जैसा होता है, यानी एक वो जैसे होता है ना कि आपको आपकी गलती पता हो जाती है कि हाँ भाई हम ये गलती कर रहे हैं, और कोई आपको ये बोल देता है तो आप मुंह नहीं लड़ाएंगे, जान रहे कि मेरी गलती है। तो उस वक्त जो है सो आप दबरल सियार हो जाते हैं, यानी आप कुछ बोलने के लायक नहीं रहते हैं। वैसे ही यहाँ पर कुछ स्थिति है लेखक के बड़े भाई की। ठीक, आगे चलिए। यहाँ पर घरों में कखनो शांति नाय, सगर खिन मारा मारी छीना जपटी काँव पेच, हाय रे बढ़ल परिवार के दुर्दशा, हमरे ना समझ अपड़ गवार मेहरारुक लाभ धाप। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर घर में इतने सारे बच्चे होंगे, 10 बच्चे हैं, 2 अपने परिवार, फिर माता पिता जो है सो ये सब है, यानी एक लंबा चौड़ा परिवार, अच्छा खासा संयुक्त परिवार है। तो जब भी घर में आप घुसेंगे तो ऐसा आपको लगता है कि किसी भी वक्त जो है सो आपको शांति वहाँ पर मिलेगी। शांति आपको मिलेगी रात के 12 बजे जब सोए रहेंगे सबको, उसमें भी अगर कोई बच्चा काएँ कोई करके उठ गया तो वहाँ पर भी चिल्ला चिल्ली। खाना मिल रहा है तो वहाँ पर भी बच्चे लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, यानी पूरा घर जो है सो अशांति का जगह हो जाता है, कलह का कारण हो जाता है। और बिल्कुल आपको शांत तो कोई माहौल वहाँ पर मिलना नहीं है वहाँ पर। तो यहाँ पर यही लेखक बोलते हैं कि घर भी एकदम वैसी हो गया, पूरा बाल बच्चा जो है सो जब तक मारा मारी जो है सो ये सब करते हैं और अशांति का जो है सो जगह हो गया। भाई होगा क्यों नहीं, वही आगे कहते हैं कि होगा क्यों नहीं। घर में अगर माँ बाप शिक्षित है और वो बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं तब तो घर अच्छा से चलेगा। लेकिन आप माँ बाप ही छोड़ दिया कि जाओ बच्चों को जो करना है वो करे, कोई मतलब नहीं है, तो घर तो बिगड़ना ही है। वही यहाँ पर आगे बोलता है, कहल गेले कि पढ़ल लिखल साफ सुथर माई बाप बेटा बेटी के पढ़ाएक लिखाएक साफ सुथर रखे पारे हत, माँ बाप चेंगाक सोबले पहिल शिक्षक हुए हथिन, जैसन माई बाप तैसन बेटा बेटी। ठीक है, अब ये तो हम लोग जानते हैं कि माँ बाप जिस तरह से रहेंगे बच्चों पर उनका प्रभाव पड़ना ही पड़ना है, क्योंकि बच्चे जो है सो माँ बाप की कॉपी करते हैं। आप जैसा कीजिएगा, देख लीजिए, आप छोटे बच्चों को ही देखिए कि जब भी आप जिस तरह से कीजिएगा तो बच्चा आपकी कॉपी करेगा, चलने की कॉपी करेगा, या फिर अगर आप जो है सो सोने की कॉपी, किसी तरह से कोई काम कर रहे हैं तो उसकी कॉपी करते हैं बच्चे। और बच्चे अगर आप साफ़ सुथरा रह रहे हैं तो बच्चे भी जो है सो साफ़ सुथरा रहने की कोशिश करते हैं। तो ये तो आम बात है, ये सबको पता है। लेकिन घर में अगर सब कुछ पढ़ा हुआ लिखा हुआ रहेगा, माँ बाप पढ़े हुए लिखे रहेंगे, तो वो अपने बच्चों को शिक्षा देंगे, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। क्योंकि घर में जो है सो किसी भी माँ बाप के, किसी भी बच्चे के जो सबसे पहले शिक्षक होते हैं वो उसके माँ बाप होते हैं। स्कूल में तो वो बाद में जाता है, लेकिन पहला टीचर अगर कोई होता है तो वो उसके माँ बाप होते हैं। जैसा माँ बाप सिखाएगा बच्चे वैसे ही सीखेंगे, है कि नहीं दोस्तों। वही यहाँ पर लेखक कर रहे हैं। आगे देखते हैं यहाँ पर, बीतल बछर जखन हम कॉलेज के पढ़ाई लिखाई सिरेलक तखन हम घर गेलो तो देख ली घर तो एकदम अली बाबा ढाबा बन गए। अब यहाँ पर लेखक बोलते हैं कि पिछले साल जब मेरी पढ़ाई जो है सो कॉलेज की समाप्त हो गई, तो समाप्त हो गई उसके बाद मैं अपने घर गया, और घर जाने के बाद देखा कि घर तो एकदम अली बाबा ढाबा बन चुका है। यानी घर जो है सो एकदम पूरा अस्त व्यस्त हो चुका, कोई जो है सो
न रूल रेगुलेशन कोई, न साफ सफाई, कुछ नहीं, बिल्कुल जो है सो जैसे तैसे हो गया यहाँ पर। से दिन बैसाख रहे भौजी कहलतीन आवा हो बाबू, घमौरी और चटनी बड़ी बेस लागो हन तोहरा, सो एक बेर खाएबा तो अंगरी चाटते रहबा। अब भौजी तो काम था, बैसाख का दिन है यानी गर्मी का दिन है, गर्मी का दिन यानी आम का दिन, कच्चा आम का दिन है स्टार्टिंग में का। तो भौजी जो है सो क्या कर रही होगी, तो अपना घमौरी बना रही होगी, चटनी बना रही होगी। और वो सब जो है सो बनाने के बाद जैसे वो देखती है कि देवर जी आए हुए, कहते आवा हो बाबू आवा हो, ले तू जो है सो घमौरी और चटनी खा ला। और खाएबा तो एकदम तुरंत हो, ये सब बड़ी पसंद हो, खाएबा तो एकदम उंगली चाटते रहबा। अब ये बात जो है सो जब लेखक सुनते, दिमाग तो पहले से उनका लहरल था, घर उर देख के वो जो है सो गुस्सा हो जाते हैं और वो भाभी को डांट देते हैं। देखिए यहाँ पर हम तो तखनी डांट देली और कहले कि भौजी बेस बात न खे, ई लुकहरी में टुकना के कहाँ भेजला है, ओकरा आम के बगीचा में देख लियो। ई बेर जखन सब अपन घर में पटा हथिन, रौदे रौदे भटकल भूले है, ओकर जिंदगी बर्बाद हो रहा। अब वहाँ पर लेखक बोलते हैं वही टुकना जो उस भरी दोपहरी में आम के बगीचा में आम झाड़ रहा था, उसके बारे में कि भौजी बात ठीक ना है भौजी, इतना गर्मी चल रहा है और तू जो है सो टुकना के भेज दल है कहाँ, तो आम के बगीचा में आम लाने के लिए। ई बेरा जखनी जो है सो सब अपन घर में तनी पटाहथिन, आराम करोथिन और तू ओकरा भेज दिला है, थोड़ा जर को होश हवास ना होगा हैं। इस तरह की बातें वो बोलता है कि वो उसका एकदम ज़िंदगी खराब हो रहा है टुकना का, और वो इस तरह से भाभी को डांट देते हैं। अब यहाँ देखिए डांट तो दिए भाभी को, भाभी की डांट सुनने का आदत तो था नहीं, लेकिन डांट दिए देवर जी। अब यहाँ पर क्या होता है, भौजी तो एकदम में कटवाई गेले, काहे कि वो ओकर जिंदगी के पहल डांट ले। हम तड़तड़े ले गेलिया टुकना के बोला के डांट रपट के लानलू, अगला दिन स्कूले ओकर नाम लिखाए दिलू, सुमा और कुना के भी टिसनो बात के कर दिलू और सिलाई बुनाई के जुगाड़ कर दिलू। अब यहाँ पर लेखक ये कहते हैं कि भौजी को तो डांट दिए वो, ठीक है, तो डांट देने पर तो सिर्फ नहीं बात हो जाता है, भौजी कभी किसी का बात तो सुनी नहीं, न घर में माता पिता की बात सुनना है, न दादा की बात सुनना है, और उसको अगर कोई डांट दे तो फिर क्या होगा, वो डांट दी तो भौजी एकदम कठुआए के लिए, कठुआ एकदम वो एकदम संतरा जाती है, अरे बाप हमको कोई बोल दिया, यानी वहाँ पर वो जो है सो उसके बाद उसने क्या किया, लेखक जो है सो बगीचा गया वहाँ पर और वहाँ पर टुकना को डांट टपट के घर लाया। उसके साथ साथ बच्चों को जो है सो जो कि स्कूल नहीं जा रहे थे उन सबको स्कूल जाने की व्यवस्था कराए, अगला दिन जो है सो स्कूल जाने की व्यवस्था करवाए, और साथ में जो सुभा और कुना जो दो बेटी उसकी थे उसका भी पढ़ने के लिए ट्यूशन की व्यवस्था करवा दिए, और उसको सिलाई बुनाई का काम कराने का भी इंतज़ाम जो है सो लेखक करवा दिए। ये सब जो है सो लेखक अपने स्तर से जितना हो सकता था उसने कर दिया। अब यहाँ पर तो भाभी चूँकि डांट दिए हैं, तो डांटने के बाद तो वो तो रुस गई होगी, तो वो रुस जाती है, और उसके बाद देखिए आगे क्या होता है। अब यहाँ पर देखिए दोसर साँझ पहर के दादा के आइले ही खबर मिल गया कि भौजी रोज के खाटी लेके सुतल है। दादा के बोला के सो बात बतैलू, और तो दादा दनी खमस गिला कि बात पर कि आज दुनिया का आगू वो सोबले हीन है, आज दुनिया कते आगू बढ़ गेल है, पढ़ल लिखल के सगरे मायने है, इसलिए आज जरूरी भय गेल रहे कि घर में पढ़ल लिखल लड़का लड़की और जनी रहे, जकर से घर परिवार भी आगू बढ़त। अब क्या हो गया कि अगले शाम को जब उसके भैया आते हैं तो उनको पता चल जाता है कि इस तरह की बातें हुए, देवर ने जो है उसके भाई ने जो है सो भाभी को डांट दिया है, और वो जो है सो रूस के खाटी पकड़ के बैठल है। अजवार तो पहले से थी, अब एक और मौका मिल गया, अब वो खाटी पकड़ के आराम से बैठे हैं, काम धंधा तो ऐसे भी नहीं कर रही थी, ठीक है, एक तो मौका मिल गया कि अब डांट दिया, ठीक है। लेकिन भैया यहाँ पर थोड़ा समझदारी दिखाते हैं, और समझदारी दिखाने के बाद वो भी थोड़ा सा जो है सो डांट डपट करते हैं, चिल्लाते हैं कि आज इतना जो है सो समाज पढ़ लिख के आगे बढ़ रहा है, ऐसे में इसको पता नहीं है कि अगर घर में लोग पढ़े लिखे नहीं रहेंगे तो वो कितना पीछे रहेंगे, क्योंकि समाज में जो है सो जो पढ़े लिखे होते हैं, शिक्षित होते हैं, उसी का मान सम्मान है, और जिस घर में ये सब नहीं रहेंगे वो घर कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। ये सब भैया जो है सो अपने घर में ये बात बोलते हैं
समझदारी दिखाते हैं, और साथ ही साथ ये भी बोलते हैं अपने छोटे भाई को कि तुम्हारा जो ये विचार है वो हमको बहुत अच्छा लगा। या ये विचार क्या कहें कि उसने उनके बच्चों के लिए कुछ कहते हैं स्कूल में नाम लिखा देना, ट्यूशन की व्यवस्था, सिलाई कढ़ाई का व्यवस्था, इन सब को देखो ये सब विचार जो है सो भैया को अच्छा लगता है अपने छोटे भाई का। यहाँ पर देखिए दादा के हमार विचार बेस लागला और कहलक कि एकरा अपनौले घारा इंजोर हो जेतक। उनके भाई को जो है सो अपने छोटे भाई का विचार जो है सो अच्छा लगा कि ये सब अगर हम लोग अपनाएंगे तो हमारे घर में भी जो है सो एक तरह से उजाला फैल जाएगा, हमारा घर भी जो है सो खुशहाल हो जाएगा शिक्षा से। तो इस तरह से, लेकिन अब यहाँ पर दादा जो है सो एक बात फंसाने वाला उसको बात बोले कि अच्छा ठीक हो, ये सब तो सब कुछ ठीक हो, लेकिन जो तनी भौजी के मना आहे, क्योंकि भौजी जो है सो अगर इसी तरह अजवायर बैठल रहे ले से काम नहीं चलता। यहाँ पर देखिए अच्छा, तो जो तनी भौजी के समझाए दी अजवायर रह के कोनो काम नहीं चलते। अब यहाँ पर जो है सो भैया तो जो है सो बोले कि तुम्हारा विचार तो बहुत अच्छा है, वो उसका जो है सो तरफदारी करते हैं, लेकिन एक बात बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, लेकिन जाओ जरा भाभी को मना लो, क्योंकि अगर इस तरह से रहेगी तो काम नहीं चलेगा। अगर बैठे रहेगी अजवायर इसी तरह से तो कैसे घर चलेगा। वो जो है सो समझाने के लिए बोल देते हैं अपने छोटा भाई को कि जो जब भी पति पत्नी में जो है सो लड़ाई होती है या फिर अगर पत्नी रूठी भी रहती है तो ज़्यादातर पति लोग जो है सो दूसरे लोगों को भेजते हैं कि जाओ जरा सा उसको मना लो, है ना। अपने जाने पर तो उनको अच्छा खासा सुनने को मिल जाएगा, तो वो जो है सो अपना छोटा भाई को बोलते हैं। अब उसका छोटा भाई सुनता है, यानी कि लेखक जो सुनते हैं वो तो दंग रह जाते हैं, अरे कहाँ फंसा दिए हमको भैया, है ना। यहाँ देखिए हम तो हाथ मुँह काट हो गेले, मुदा भौजी घंटे भर में हमार नजीक आए के बड़ी प्रेम से कहलत ए हो बाबू पढ़ल लिखल के आरो बात है। अब जो है सो वो तो जाते हैं हम उसको मनाने के लिए, लेकिन भाभी जो है सो घंटा भर में ही जो है सो ज़्यादा देर तक जो है सो वो रूठी भी नहीं रहती, घंटा भर में ही जो है सो वो देवर के सामने आके बोलती है कि ये हो बाबू पढ़ल लिखल के तो आरो बात है। यानी पढ़ल लिखल का तो बात ही कुछ और है, जो पढ़े लिखे हैं उसके बात ही कुछ है, उसका मान सम्मान समाज में उसका दृष्टिकोण वो तो कुछ अलग ही बात है। अब इतनी ही बात जो है सो वो बोली और उसके आँख से जो है सो आंसू आने लगते हैं। इस तरह की बातें बोलने की आदत तो भौजी थी नहीं। भौजी अजवायर बैठी रहती तो कोई काम धंधा पढ़ाई लिखाई से दूर दूर तक लेना देना नहीं था। ऐसा में जब देवर जी डांट दिए तो उसको लगा खराब, लेकिन बात तो सही थी, बात सच थी। तो वो जो है सो अपनी गलती का एहसास करती है भाभी, बोलती है कि हाँ पढ़ लिख के तो बातें अलग हो, और वो जो है सो उसके सामने एक तरह से वो आती है और मेल मिलाप वाली बात हो जाती है यहाँ पर। फिर देखिए बस इतने बहतिया पर कि आँख से लोर बहे लग वो इतना ही बात हुआ कि बस उनके आँखों से जो है सो आंसू गिरने लगते हैं, और यहाँ पर जो है सो कहानी का समापन हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये कहानी जो है सो एक पारिवारिक कहानी थी, लेकिन पारिवारिक होने के साथ साथ जो है सो हम लोगों को एक संदेश देने का काम करती है कि यहाँ पर शिक्षा के बारे में थोड़ा सा बताया गया कि कैसे जो है सो अगर हम लोग जो है सो घर में थोड़ा सा अपना घर के माहौल को अगर सुधारते हैं, चाहे वो घर के बच्चे हो खासकर, अगर उनको सही शिक्षा देते हैं, सही चीज़ सिखाते हैं तो वो भी समाज में आगे बढ़ेंगे। दूसरा बात जो है सो कि भौजी जो अजवायर बैठी हुई रहती है, जैसे यहाँ पर जो है सो भौजी बिना मतलब का जो बैठी हुई रहती है और अपने जो मुख्य काम घर के हैं उन सब में वो इंटरेस्ट नहीं लेती है, उससे भी जो है सो उसका घर जो है सो प्रभावित होता है, घर की स्थिति अच्छी नहीं होती है, बाल बच्चे भी जो है सो बिगड़ते हैं। क्योंकि एटलीस्ट तो आप लोग जानते हैं कि माँ बाप जो है सो हमारे जो है सो वो किसी भी माँ बाप को, अगर माँ बाप जो है सो जैसे रहेंगे बच्चे तो उसका ही अनुसरण करेंगे ना। इसलिए जो है सो माँ बाप को चाहिए कि वो जो है सो हमेशा वो अपने एक अच्छे तरीके से अपने बच्चों को अच्छा आचरण सिखाए, अच्छा आगे बढ़ने के लिए सिखाए। बिना मतलब का अजवायर बैठने की ज़रूरत नहीं, बहुत सारे काम होते हैं, उन सब कामों में व्यवस्था दिखाएं और अपने बच्चों को अच्छी अच्छी बातें सिखाएं। तो ये कहानी थी दोस्तों अजवायर भौजी के बेड़ाल चेंगा इस कहानी में। और इस कहानी में जो है सो बहुत सारी बातें हम लोग को छोटी छोटी बातें ही सही लेकिन सीखने को मिली है दोस्तों। तो ये थी कहानी दोस्तों अजवायर भौजी के बेड़ाल चेंगा।
अब हम लोग दोस्तों इस कहानी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उन प्रश्नों के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि हम लोगों को इस कहानी से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं अभ्यास के दृष्टिकोण से हम लोग को तो उसकी ज़रूरत पड़ेगी ही। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस कहानी से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उन सब के बारे में दोस्तों। पहला प्रश्न दोस्तों जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि भौजी कौन बेटा जेठ के लुखरी में भी लिब्दा लेके बगीचा से आम झाड़ के ले आनो है। यानी भौजी का कौन बेटा जो होता है वो एकदम भरी दोपहरी में जब लुकहरी चल रहा था उस वक्त भी लिब्दा लेके बगीचा जाता है और वहाँ से आम झाड़ के ले आता है। ऑप्शन नंबर ए टुकना, बी मंगरा, सी प्रेम और डी बिहारी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए टुकना। टुकना जो था वो एकदम भरी दोपहरी में भी जाके बगीचा से आम लेके आता है। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, भौजी झारा लाम के का बनमोहल है। यानी भौजी जो है सो जो झारा लाम जो लाता था टुकना घर में उसका क्या बनाती थी। ऑप्शन नंबर ए अचार, बी सब्जी, सी चटनी और डी घमौरी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी घमौरी। वो घमौरी बनाती थी और बड़े चाव से उसे खाती भी थी। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, भौजी के गोटे कई गो बाल बच्चा हथिन। यानी भौजी के कितने संतान थी उसके बारे में बताना है। ऑप्शन नंबर ए 4 गो, बी 6 गो, सी 8 गो और डी 10 गो। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 10 गो। कितने बाल बच्चे थे टोटल? 10 गो। चौथा नंबर प्रश्न के भौजी के कई गो बेटा हले। 10 तो बाल बच्चा था, उसमें बेटा कितना था वो बताना है। ऑप्शन नंबर ए 3 गो, बी 5 गो, सी 8 गो और डी 10 गो। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 8 गो। यानी 8 जो है सो लड़का था उसमें 10 बाल बच्चा में। पांचवा नंबर प्रश्न के भौजी के कई गो बेटी हले। ऑप्शन नंबर ए 1 गो, बी 2 गो, सी 4 गो और डी 6 गो। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2 गो। यानी 2 बेटी थी और 8 लड़के। छठा नंबर प्रश्न के भाई भौजाई और ओखिन के बाल बच्चा समेत उस सब कई गो बेगए हलथिन। यानी सारे बाल बच्चा और पति पत्नी मिला के वो सब कितने हो रहे थे। ऑप्शन नंबर ए 6 गो, बी 8 गो, सी 10 गो और डी 12 गो। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 12 गो। 12 टोटल बेगैर टोटल परिवार वो लोग जो है उसमें सदस्यों की संख्या थी वो 12 थे, जिसमें 8 लड़के 2 लड़कियां और खुद जो है सो अपने 2 पति पत्नी, टोटल मिला के 12 थे। सातवां नंबर प्रश्न के कखन भौजी के एड़िया लहर कपार चढ़ जतक। यानी कब जो है सो भौजी का जो है सो गुस्सा जो है सो वो सिर पर चढ़ जाता था। ऑप्शन नंबर ए भोरे भोरे, बी दोपहरिया में, सी सांझ पहर और डी रात में। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सांझ पहर। यानी शाम में 4-5 बजे के करीब जो है सो भौजी का जो है सो गुस्सा एकदम सिर पे चढ़ जाता था। आठवां नंबर प्रश्न के भौजी भैया से का चीज़ के फरमाइश करवले। यानी भौजी जो है सो भैया से हमेशा किस चीज़ की फरमाइश करते रहती थी। ऑप्शन नंबर ए ऐसनो पाउडर, बी सेंट काजर, सी इतर क्रीम और डी ई सोप। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ई सोप। यानी ये सारी चीज़ें जो है सो वो भौजी भैया से हमेशा फरमाइश करते रहते थे और उनको जो है सो भैया को वो चीज़ लाना ही होता था। कौन कौन चीज़? ऐसनो पाउडर है, सेंट काजर, इतर क्रीम, ये सब कुछ जो है सो वो फरमाइश करते रहती थी। 9वां नंबर प्रश्न के भौजी का अपन बाल बच्चा के कहाँ पढ़ुअल है। यानी भौजी जो है सो अपने बाल बच्चों को कहाँ पढ़ाने का काम करती थी। ऑप्शन नंबर ए सरकारी स्कूल में, बी प्राइवेट स्कूल में, सी इंग्लिश मीडियम स्कूल में और डी नाय पढ़ावल है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नाय पढ़ावल है। यानी भौजी का कोई भी बाल बच्चा जो है सो स्कूल नहीं जाता था, ना पढ़ने उड़ने के लिए कहीं नहीं जाता था, वो सब घर में ही रहता था। कोई बकरी चराने के लिए, कोई गोरखिया करने के लिए, कोई इधर आम उम झाड़ने के लिए, यही सब करते रहता था। 10वां नंबर प्रश्न के भौजी 2 गो बेटी के नाम का हले। यानी जो 2 बेटी थी भौजी, सुभा या सुमा, बी कुना, सी ए बी दुयो और डी ई कहानी कर स्पष्ट रखे। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दुयो। यानी सुभा सुमा दोनों एक कह सकते हैं या फिर और साथ में बी कुना, ये दोनों जो है सो दोनों बेटी का नाम था उसका। 11 नंबर प्रश्न के भौजी बड़ बेटी का नाम काल है। भौजी का जो बड़ा बेटी था उसका नाम क्या था। ऑप्शन नंबर ए सुभा या सुमा, बी कुना, सी पार्वती और डी चमेली। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सुभा या सुमा। सुबह सुमा, कहीं एक जगह सुबह लिखा हुआ है कहीं सुमा है, तो दोनों मैंने ऑब्लिक करके लिख दिया है दोस्तों। तो भौजी की बड़ी बेटी का नाम सुभा या सुमा था।
12 नंबर प्रश्न देखिए, भौजी की छोट बेटी का नाम का है। भौजी का जो छोटा बेटी होता है उसका क्या नाम था? ऑप्शन नंबर ए सुभा, सुमा, बी कुना, सी पार्वती और डी चमेली। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कुना। कुना था उसका छोटा बेटी का नाम, क्या था? कुना था। 13 नंबर प्रश्न देखिए, भौजी कौन बेटी के मूड एकदम खोंधा हो गेलक और ढीला लीक से पसपसाई गेले है। यानी भौजी कौन सा बेटी का जो है सो सिर जो है सो एकदम खोंधा हो गया था, यानी बहुत गंदा था, बहुत दिन से जो है सो ऐसा लग रहा था कि नहाई हुआई ने, और पूरा सिर में जो है सो जूं लीक ये सब जो है सो पूरा पसपसा गया था। ऑप्शन नंबर ए ओकर छोट बेटिक, बी ओकर बड़ बेटिक, सी ओकर मांझिल बेटिक और डी ओकर सांझिल बेटिक। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ओकर बड़ बेटिक। ओकर बड़ बेटी जो सुबह या सुमा था उसका जो है सो सिर एकदम खोंदा जैसा हो गया था, गंदा टाइप का, और जो है सो उसमें जू लीक जो है सो वो पसपसा गया था, बहुत ज़्यादा मात्रा में थे। 14 नंबर प्रश्न देखिए, अगर कौन बेटी गोड़ फाइट के चरकुट हो गेल है, यानी कौन सी बेटी का उसका जो पैर था वो एकदम फट के जो है सो एकदम चौड़ा हो गया था, चरकुट हो गया था। ऑप्शन नंबर ए ओकर छोट बेटिक, बी ओकर बड़ बेटिक, सी ओकर मांझिल बेटिक और डी ओकर सांझिल बेटिक। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ओकर छोट बेटिक। उसका छोट बेटी का जो पैर था वो एकदम फट के एकदम चरकुट हो गया था। 15 नंबर प्रश्न देखिए, भौजी के घारा अंदर से कैसन है, यानी भौजी का जो घर था वो अंदर से कैसा था, उसकी खूबसूरती के बारे में। ऑप्शन नंबर ए खूब सुंदर, बी अस्त व्यस्त एकदम ओझराइल, सी शुभ व्यवस्थित और डी ठीके ठाक है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अस्त व्यस्त एकदम ओझराइल, यानी अंदर से उसका जो भी घर था, कमरे थे, वो एकदम अस्त व्यस्त हालत में थे। इधर कपड़ा फेंका हुआ, उधर दाल चावल जो है सो फेंका हुआ है, गिंजाल मिसाल है, एकदम अस्त व्यस्त था, एकदम ओझराइल टाइप का था, वो हो गया। 16 नंबर पर देखिए, भौजी की बेटी महीना में 2 बेर साबुन से और नाय तो ब्लैंक माटी से नहाए ले, यानी भौजी का जो बेटी होता है वो महीना में 2 बार नहाती थी, एक बार साबुन से और नाय तो फिर कौन माटी से नहाने का काम करती थी। ऑप्शन नंबर ए चीटी माटी से, बी लाल माटी से, सी नहेनी माटी से और डी सोंद माटी से। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नहेनी माटी से, यानी कभी कभी वो साबुन का इस्तेमाल कर लेती थी या फिर जो है सो नहेनी माटी से उसको नहला देती थी महीना में 2 बेर। 17 नंबर प्रश्न देखिए, गाँव के नज़दीक कौन गाछ तरे स्कूल है, यानी गांव के नज़दीक किस पेड़ के छाया में जो है सो वहाँ पर एक स्कूल था। ऑप्शन नंबर ए पीपर गाछ, बी बर गाछ, सी नीम गाछ और डी तेतैर गाछ। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बर गाछ। बर गाछ के नज़दीक जो है सो वहाँ पर एक स्कूल था। 18 नंबर प्रश्न, भौजी कितना पढ़ल हलथिन, यानी भौजी जो है सो कितनी पढ़ी लिखी थी वो बताना है। ऑप्शन नंबर ए 2 गो क्लास तक, बी 5 गो क्लास तक, सी मैट्रिक तक और डी पढ़ल ना हलै ठेपा मार हलै। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पढ़ल ना हलै ठेपा मार हलै। 19 नंबर प्रश्न देखिए, भैया कितना तक पढ़ल है ना, तो भैया के बारे में यानी दादा के बारे में बताना है कि वो कितना तक पढ़े हुए थे। ऑप्शन नंबर ए 2 गो क्लास तक, बी 5 गो क्लास तक, सी मैट्रिक तक और डी पढ़ल ना हलै या ठेपा मार हलै। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मैट्रिक तक, यानी भैया जो है वो मैट्रिक तक पढ़े हुए थे। 20 नंबर, भैया कौन काम करो है, भैया जो है सो वो कौन काम करते थे। ऑप्शन नंबर ए मजूरी करो है, बी किसानी करो है, सी कचहरी ऑफिस के पेशकार बाबू है और डी ऑफिस के बड़ा बाबू है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कचहरी ऑफिस के पेशकार बाबू है। कचहरी ऑफिस के पेशकार बाबू थे भैया या दादा। 21 नंबर प्रश्न देखिए, लेखक जब अपन कॉलेज के पढ़ाई लिखाई सिराय के घर पहुँचलक से दिन भौजी ओकरा का खाए बदल करती कि तोहरा तो ये बड़ी बेस लागो है, यानी लेखक जो है जो इस कहानी में एक पात्र के रूप में ही है जो कि भौजी के देवर रूपी है इस कहानी में। वो जब अपनी पढ़ाई लिखाई समाप्त करके जब घर पहुंचते हैं तो भौजी उसको देख के क्या बोलती है ना कि तोरा तो ये चीज़ बड़ी बेस लगो खा में आओ खा ला, मतलब किस चीज़ का खाने का जो है सो जिक्र भौजी करती है। ऑप्शन नंबर ए घमौरी और चटनी, बी मिठाई, सी ढुसका पुआ और डी खीर। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए घमौरी और चटनी, यानी भौजी उस वक्त गर्मी का सीजन था और टुकना तो ला ही रहा था वहाँ से झाड़ उड़ के जो है आम ला के, और भौजी जो है सो उसका घमौरी चटनी बना के और खा रही थी। और जब
लेखक यानी उसके देवर जब पहुंचते हैं, अपना पढ़ाई लिखाई कॉलेज से ख़त्म करके घर में जब आते हैं, तो भौजी बोलती है, वाह वाह तोरा तो ये चीज़ जो है सो घमौरी और चटनी बड़ी बेस लगवान है, से ले आके खा ला। 12 नंबर प्रश्न के, टुकनक भरल दोपहरी में आम के बगीचा जाए पर भौजी के कौन डांटो है। यानी टुकना जो है सो उस भरी दोपहरी में, भरी गर्मी में जो है सो आम के बगीचा में जाके आम झाड़ रहा होता है। ये सब देख के जो है सो भौजी को कौन डांटता है। ऑप्शन नंबर ए दादा, बी लेखक, सी गाँव वालेन और डी बगल गिर सोब। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बगल लेखक। लेखक यानी उसका देवर जो है सो, क्योंकि उसका देवर जब आता है और देखता है कि टुकना इतनी भरी दोपहरी में, जिस वक्त सब लोग जो है अपने घर में सो रहे हैं या आराम कर रहे हैं, और वो बगीचा में जाके लेबदा लेके जो सो आम झाड़ रहा है, तो ये देख के जो है सो उसका गुस्सा चढ़ जाता है और भौजी को डांटता है कि तू। 23 नंबर पर देखिए, अपन देवर के डांट सुन के भौजी का करो है। जब देवर जी उसको डांट देते हैं टुकना के मामले में, तब भौजी क्या करती है। ऑप्शन नंबर ए भौजी कठुआ जा है, काहे वो ओकर जिंदगी के पहिल डांट डपट हले और रुइस भी जा है। दूसरा नंबर ऑप्शन, अपन देवर से खूब झगड़ा करो है। सी गुस्सा से बाल बच्चा के खूब मारो है और डी गुस्सा से दादा के साथ खूब झगड़ो है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भौजी कठुआ जा है, काहे वो ओकर जिंदगी के पहिल डांट डपट हले और रुइस भी जा है। जब लेखक यानी देवर उसका जो है वो डांट देता है टुकना के मामले में, तो भौजी एकदम कठुआ जाती है। यानी उसको एक वो आशा नहीं थी कि इस तरह से देवर जी बोलेंगे, और वो जो है जो कठुआ जाती है, क्योंकि उसको कभी कोई डांट डपट नहीं करता था घर में। घर के अकेले बॉस तो वही थी, तो वो जो है ऐसे बैठे रहते थे, जो मन करता था वो करती थी। और जब उसको डांट पड़ता है तो वो कठुआ जाती है और रूस भी जाती है, दिन भर रूसी हुई रहती है, खट्टी पकड़ के जो है सो वो रूसल रहती है। 24 नंबर प्रश्न के, कौन टुकना के दोसर दिन स्कूले नाम लिखा दे है। सुबह और कोना के टिसनी करे बात करके सिलाई बिनाई सीखे के जुगाड़ कर दे हैं। यानी कौन जो है सो टुकना को वहाँ से तो डांट डपट करके बगीचा से ले आता है, अगला दिन जो है सो स्कूल में नाम भी लिखा देता है। उसके अलावा सुबह और कोना को जो है सो उसका ट्यूशन का बात करके और उसके लिए सिलाई बिनाई का जो है व्यवस्था कर देता है। ये कौन करता है। ऑप्शन नंबर ए भौजी, बी दादा, सी लेखक और डी कोई नया। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लेखक। लेखक जो है यानी भौजी का जो देवर होता है वही ये सब कर देता है। 25 नंबर प्रश्न के, अपन छोट भाई के विचार दादा के कैसन लागल। यानी उसका छोटा भाई जो है जो भौजी को डांटता है या फिर टुकना का नाम स्कूल में लिखा देता है, सुबह और कोना का ट्यूशन का इंतज़ाम कर देता है, साथ ही सिलाई बिनाई का जो है सो व्यवस्था करवा देता है। ये सब विचार जो है सो वो उसके बड़े भाई को कैसा लगता है वो बताना। ऑप्शन नंबर 1 खराब, बी ठीक नहीं लागले, सी ऊपरे ऊपर ठीक लागले और डी बड़ी नेक लागले। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बड़ी नेक लागले। यानी उसके बड़े भाई को भी जो अपने छोटे भाई का यह विचार बहुत अच्छा लगता है कि आजकल तो लोग पढ़ लिख के इतना बढ़ रहे हैं, सो ये सब विचार जो है सो उनको अच्छा लगता है। भैया जो है तो उसके बड़े भैया वो जो है पैसा कमाने में लगे हुए रहते थे, 10 गो बाल बच्चा था, तो वह पूरा व्यस्त रहते थे। बाल बच्चा को कहाँ पढ़ रहा कहाँ नहीं पढ़ रहा वो भी होश उनको नहीं रहता था, ठीक से जो है सो उनका पारिवारिक जितना भी सुविधा है वो भी ठीक से नहीं कर पाते थे। तो जब लेखक या उसका छोटा भाई जो है सो वो इस तरह करता है तो उसका ये जो विचार है वो उसको बहुत अच्छा लगता है, नेक लगता है। 26 नंबर प्रश्न देखिए, ये कहानी कर कौन हमेशा अजवायर रहो है। यानी इस कहानी में कौन ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा अजवायर रहता है, फालतू में बैठा हुआ बिना काम के। ऑप्शन नंबर ए भैया, बी भौजी, सी लेखक और डी बाल बच्चा सोब। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भौजी। भौजी जो है सो वो हमेशा अजवायर रहती थी, बैठी हुई, काम है तो भी नहीं है तो भी, इस तरह से। इसीलिए तो इस कहानी का नाम रखा गया है दोस्तों अजवायर भौजी के बेड़ायल चेंगा। 27 नंबर पर देखिए, दादा भौजी के मनावेल ककरा भेजो है। अब जो ऐसे डांट तो पड़ गया था उसको भौजी को, उसके बाद आके जब जो है सो उसका छोटा भाई जो है सो अपना दादा का सारा मामला बताता है क्या है, वो तो उसके विचारों को नेक समझते हैं, लेकिन अब मेन मुद्दा था कि भौजी को मनाना, तो दादा किसको भेजते हैं जो है सो कि भौजी को मनाने के लिए या अपनी पत्नी को मनाने के लिए। ऑप्शन नंबर ए आपने जा है, बी ककरो नाय, सी लेखक के और डी बचवन के। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लेखक के।
लेखक को जो है सो यानी अपने छोटे भाई को कहते हैं अच्छा ठीक हो, लेकिन जाके जरा भौजी के मना ही। 28 नंबर प्रश्न देखिए, अजवायर भौजी के बिड़ायल चेंगा खोटा के कौन विदा है। यानी ये जो अजवायर भौजी के बिड़ायल चेंगा खोटा के कौन विदा क्या है ये। ऑप्शन नंबर 1 कहानी, बी उपन्यास, सी नाटक और डी संस्मरण। आंसर है ऑप्शन नंबर ए कहानी, ये कहानी है। 29 नंबर प्रश्न देखिए, ई कहानी कर लिखवैया रहत, यानी इस कहानी के लेखककार का नाम बताना है। ऑप्शन नंबर ए चित्रंजन महतो चित्रा, बी ए के झा, सी सुकुमार और डी प्रोफेसर विनोद कुमार। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी प्रोफेसर विनोद कुमार, यानी इस कहानी के लेखककार का नाम है, कहानीकार का नाम प्रोफेसर विनोद कुमार। 30 नंबर प्रश्न देखिए, ई कहानी खोटा के कौन संग्रह से लिया गया है। यानी ये जो कहानी है खोटा के किस संग्रह से लिया गया है, किस कहानी संग्रह से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए छाहर, बी सोनमाटी, सी फरीज डहर और डी खोटा निबंध। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सोंद माटी, यानी ये जो अजवायर भौजी बिड़ायल चेंगा जो कहानी है वो खोटा के सोंद माटी कहानी संग्रह से लिया गया है, जिसके कहानीकार प्रोफेसर। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोगों ने इस कहानी से 30 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखा और उम्मीद है कि ये सारे के सारे महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होंगे दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट ज़रूर दें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आगे आने वाले जितने सारे वीडियोज़ हैं उन सभी के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिले दोस्तों। धन्यवाद।